प्रोग्राम 19 दिसंबर को जो अधूरा काम रह गया था उसकी भरपाई के लिए किया गया था। 19 दिसंबर को देश के कोने कोने में, दिल्ली के कोने कोने से लोग लाल किला पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि 19 दिसंबर वो दिन है जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आपका क्योंकि 19 दिसंबर वो दिन है जब महात्मा गांधी मेवात गए थे। 1947 में ये कहने के लिए घासेड़ा गांव गए थे कि ये तुम्हारा मुल्क है, छोड़ के मत जाओ, मैं हूं ना। ये कहने के लिए महात्मा गांधी गए थे उस 19 दिसंबर को। और सिर्फ गए नहीं थे महात्मा गांधी की 19 दिसंबर की बात को सुनकर 70,000 मेव पाकिस्तान के बॉर्डर से पैदल वापस आके इन मेवात में बसे थे। उस 19 दिसंबर को हम इस गैर संवैधानिक कानून का विरोध करने के लिए लाल किला के सामने इकट्ठा हुए थे, सिर्फ ये कहने के लिए साझी विरासत, साझी शहादत, इसलिए साझी नागरिकता, सिर्फ ये कहने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस देश के निजाम ने हमें वहां इकट्ठा होने नहीं दिया। हम सबको पकड़ पकड़ के दिल्ली के कोने में ले जाया गया और शायद होम मिनिस्ट्री वाले लोगों ने सोचा कि हमारा काम बन गया, कि हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन को नहीं होने दिया। उन्हें पता नहीं था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन ना होने से खबर जितना ज्यादा दूर फैलेगी, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन होने से भी नहीं होती। फिर भी हमारा काम अधूरा रह गया था। तो आज उसी हम भारत के लोग नेशनल एक्शन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बैनर से हम यहाँ आए। मैं साफ कर दूं कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का बैनर नहीं है। इसमें कम से कम 50-60 ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन से शामिल हैं और देश के कोने कोने में और संगठन शामिल हो रहे हैं। मैं साथ में जामिया की पूरी कम्युनिटी जो इसमें जुड़ी है उसको सलाम देना चाहता हूं। लोग भूल जाते हैं कि जामिया अंग्रेजों की बनाई हुई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आजादी के आंदोलन की विरासत है। अगर नेशनल कोई इस देश में है, अगर कोई नेशनल यूनिवर्सिटी होने का खिताब किसी को मिलना चाहिए तो नेशनल मूवमेंट की प्रोडक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलना चाहिए। इसके नाते जामिया मिलिया इस्लामिया में एक विशेष जिम्मेवारी भी रहती है कि इस देश में कभी कोई बड़ा खतरा आए तो उस सवाल को उठाना होगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के उन तमाम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी, रात को टीचर्स भी वहां पहुंचे थे, उस तमाम कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब इस देश के ऊपर ये खतरा आया, सीएए के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश हुई, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जिस पे ये नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपनी नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, इस देश को बचाने के लिए आ गया। हम यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम इस देश के सामने आज इस देश की बुनियाद पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ देश को चेताने, देश को इकट्ठा करने, देश की आत्मा को जोड़ने के लिए आए हैं और जो हुक्मरान है उनको अपनी आवाज सुनाने के लिए आए हैं। आज से 2 दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक भाषण दिया, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। किसी को पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री ऐसा सोचते हैं। मुबारक हो, आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा
अफवाह नहीं फैलानी चाहिए एनआरसी के बारे में। मैंने कहा साहब बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल अफवाह नहीं फैलाऊंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या ये अफवाह है कि आपकी पार्टी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा है कि एनआरसी लागू करेंगे? एक अफवाह ये भी है कि इस देश के प्रेसिडेंट ने जब पार्लियामेंट के सामने अपना अभिभाषण दिया, और आप सब जानते होंगे जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने बोलते हैं तो उसका एक एक शब्द कैबिनेट अप्रूव करती है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बोलते, कैबिनेट लिख के देती है जिस भाषण को प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। जब उस भाषण में प्रेसिडेंट ने बोला कि हम एनआरसी को लागू करेंगे, तो क्या ये अफवाह थी? अफवाह यह भी है कि हमारे देश के गृह मंत्री कई बार टीवी पे बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं। अफवाह तो ये है कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है कि एनआरसी को लागू करेंगे। इस अफवाह का क्या करें? प्रधानमंत्री कहते हैं चर्चा तक नहीं हुई है। भाई बड़ी गड़बड़ बात है। मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में चर्चा नहीं होती, बड़ी गड़बड़ की बात है ये तो देश के लिए। भाई दो ही गुंजाइश है, या तो इस देश के प्रधानमंत्री अनजान हैं या फिर वो बेईमान है। तीसरी गुंजाइश तो नहीं है। हम आज यहां कहने आए हैं कि अगर आप एनआरसी के सवाल पर कोई अफवाह नहीं चाहते तो मेरे प्रधानमंत्री, आपको मैंने वोट भले ही ना दिया हो लेकिन आप मेरे प्रधानमंत्री हो, आप आओ टेलीविजन पे, आओ जनता के सामने, बस एक सेंटेंस बोल दो, एनआरसी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं बोलते? आज इतने पत्रकारों ने मेरे से पूछा, जी प्रधानमंत्री ने तो कह दिया एनआरसी लागू नहीं होगा, आप अब भी मान नहीं रहे। मैंने कहा उन्होंने तो नहीं बोला, आप तो सुन कैसे गया? उन्होंने तो नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि एनआरसी पे अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। आपने कैसे सुन लिया? यही खेल है, बोलते कुछ है, सुनाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। यही खेल है हमारे साथ। जब आज हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, इस बीच इस देश की कैबिनेट ने एनपीआर को पास कर दिया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2011 में भी बना था, लेकिन इस बार उसमें कुछ एडिशनल सवाल डाले गए हैं। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है। इसलिए हमें एनआरसी का विरोध करते हुए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का भी विरोध करना होगा। प्रधानमंत्री ने और कहा कि डिटेंशन सेंटर नहीं है इस देश में। देखिए आप लोग कैसा झूठ फैलाते हैं कि डिटेंशन सेंटर है। अब लोगों ने ग्वालपाड़ा आसाम की तस्वीर दिखा दी साहब। आप कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है और उसके ऊपर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। और संसद में, पार्लियामेंट में आपने बाकायदा एक मैनुअल दिया है डिटेंशन सेंटर कैसे रन किए जाएंगे। 24 जुलाई को पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि डिटेंशन सेंटर में क्या मर्द और औरतों को एक साथ रखा जाएगा, तो बड़ा ही ह्यूमेन जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया, नहीं नहीं डिटेंशन सेंटर में औरतें अलग रखी जाएंगी, आदमी अलग रखे जाएंगे, बच्चों को अगर वो औरत के साथ रहना चाहते हैं रखे जाएंगे। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं डिटेंशन सेंटर तो है ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? ये पार्लियामेंट के रिटन जवाब है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे भी देखे, काम करने वाले देखे, निकम्मे भी देखे हैं, ईमानदार देखे, भ्रष्ट भी देखे हैं, ऐसा झूठा कभी नहीं देखा। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं। हम पूछने आए हैं, आप ईमानदारी से बताइए आप चाहते क्या हैं?
रास्ते पर मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी नागरिक पे जो आज इस देश के मुसलमान नागरिक हैं उन पर सीएए का कोई असर नहीं होगा, फिर आप काहे को परेशान हैं? मैंने कहा मैं बताता हूं। एक तो अगर सीएए को एनआरसी से जोड़ा जाएगा तो इस देश के लाखों करोड़ों मुसलमान ही नहीं हिंदुओं की नागरिकता भी खतरे में आएगी। जो डिमोनेटाइजेशन ने इस देश की इकोनॉमी के साथ किया वही एनआरसी और सीएए मिलकर इस देश के समाज के साथ करेगा, पूरे देश के साथ करेगा। लेकिन अगर एक भी आज के नागरिक की नागरिकता खतरे में ना हो तब भी मुझे सीएए पे एतराज है। और वो क्यों? क्योंकि पहली बार इस देश की नागरिकता को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये मुझे नामंजूर है। ये देश इसी बुनियाद पे बना था। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे हिंदू और मुसलमान का मतलब दो अलग देश, रिलीजन का मतलब कंट्री, रिलीजन का मतलब नेशन, क्योंकि यूरोप ने तो यही देखा है। लेकिन महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, आजाद ने, पटेल ने, अंबेडकर ने, सबने कहा नहीं, इस तरह से हम फैसला नहीं करेंगे। भारत में नागरिकता का फैसला मजहब से, रिलीजन से नहीं होगा। ये इस देश की बुनियाद है। आज उस बुनियाद को आप चैलेंज कर रहे हैं। पहली बार जब भी आपसे कोई बहस करे उससे कहिए क्या ये सच नहीं है कि पहली बार इस देश में कोई भी सिटीजनशिप लॉ है जिसमें रिलीजन का नाम लिया गया है। आप बात करेंगे या आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए किया है। बीजेपी वाले माइनॉरिटीज के प्रति इतने उदार हैं, देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। हाय बेचारों का कलेजा फटे जा रहा है माइनॉरिटीज के लिए, कितनी अच्छी बात है ना। थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ भी देख लिया करो माइनॉरिटीज को, उधर की माइनॉरिटीज तो दिखती है। घर के बाहर की माइनॉरिटीज के लिए आपका कलेजा फटे जा रहा है, घर के अंदर भी देख लिया करो कभी कभी क्या कर रहे हो। खैर, ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज के लिए कर रहे हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आप सब भी चैलेंज कीजिएगा। मुझे परसिक्यूटेड माइनॉरिटी लफ्ज, ये शब्द आप कानून में दिखा दो। कानून में कहीं नहीं है। टीवी में बहस करने के लिए एक जुमला है, कानून में लिखने के लिए दूसरी बात है। टीवी में बहस करने के लिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ इतना हुआ, उन बेचारों को हमें बचाना होगा। आप लिख दो ना कानून में, आप लिख दो कि हमारे पड़ोस में जिस भी माइनॉरिटी के साथ जो भी जुल्म हुआ उसको हम हिंदुस्तान में बना देंगे। मैं आपको सैल्यूट करूंगा, मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और मुझे यकीन है यही सब लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि हाँ मोदी जी, आपकी बाकी बातों से हमें डिफरेंस हो सकता है, आपकी इस बात के हम साथ हो जाएंगे। ये बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कही थी। जिस स्वामी विवेकानंद की बड़ी बड़ी बात कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से यही बात कही थी, मुझे गर्व है अपने देश में क्योंकि जिसने भी जब भी शरण मांगी है इस देश ने उसे शरण दी है। और उसी को बढ़ाते हुए मैं कहता हूं, शरणागत का धर्म पूछना सबसे बड़ा अधर्म है। कोई आपके यहां आके शरण मांग रहा है, उसका आप धर्म पूछते हो, उसका कपड़ा देखते हो, उसकी किताब चेक करना चाहते हो, इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा नाइंसाफी, इससे बड़ी इनह्यूमैनिटी कोई हो नहीं सकती। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम इसलिए विरोध करते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर भेदभाव करना इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बीजेपी वाले कहते हैं फंडामेंटल राइट तो तब मिलेंगे जब आप सिटीजन बन जाओगे, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि इस देश के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया।
जो तिब्बतन है मजनू का टीला वाले, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी कह सकते हैं कि अच्छा रिलीजन के आधार पे आपने उनको तो अंदर कर दिया, मुझे बाहर क्यों किया है, क्योंकि ये एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, इसके हम खिलाफ। दोस्तों ये बात बहुत लंबी चल सकती है, मैं सारी बात कहना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, आज ये जो प्रोटेस्ट आप सबने किया है, ऐसे प्रोटेस्ट देश भर में चल रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी झलकी है। हम जब जामिया को याद करते हैं, अलीगढ़ को याद करते हैं, तो हम भूले नहीं, सबसे पहले गुवाहाटी में शुरू हुआ था, जहां कर्फ्यू को डिफाई करके 10,000 लोग बाहर आ गए थे। ये अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बचे, जैसे उमर भाई ने कहा, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है, ये पीपल्स मूवमेंट है, जन आंदोलन बन चुका है अभी। और एक जन आंदोलन की निशानी होती है कि अपने तरीके से अपने आप लोग सड़क पे आना शुरू कर देते हैं, अपने तरह से जो करना चाहे कर देते हैं। और एक जन आंदोलन की ये निशानी होती है कि सरकार को, निजाम को, कुर्सी पे बैठने वालों को समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या किया जाए। यही आज इस जन आंदोलन की स्थिति है, पूरे देश में हो रहा है, जहां आप उठा के देख लीजिए हो रहा है। सरकार को रिप्रेशन के सिवा कुछ समझ नहीं आ रहा। ले जामिया में जो हुआ उसकी हमने बात की, दिल्ली में जो होता है वो खबर आ जाती है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, इस वक्त देश में सबसे खतरनाक जो हो रहा है वो दिल्ली में नहीं, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, इस देश के हर नागरिक का दिल दहल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, खुल्लम खुल्ला वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड रेन ऑफ टेरर है। इस वक्त ऑडियो घूम रहा है जहां एक बड़ा पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि मुझे सीएम साहब से डायरेक्ट, सीएम साहब ने मीटिंग में बता दिया है कि अरे तुम इन लोगों पे लाठी नहीं चला सकते, टांग नहीं तोड़ सकते, ऐसा मारो कि उसे जिंदगी भर याद रहे, देखने वालों को भी जिंदगी भर याद रहे, ऐसा मानो। दोस्तों, कानून पुलिस को इजाजत देता है लॉ एंड ऑर्डर की, कानून इजाजत देता है कि दंगाइयों को दंगा करने से रोके। बदला लेने की कोई इजाजत इस देश का कानून किसी भी वर्दी वाले को नहीं देता। वर्दी पहन के आप अगर बदला भी ले रहे हैं तो आपको उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन आज जो मुजफ्फरपुर नगर में हो रहा है, बिजनौर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम कस्बों में हो रहा है, वो तो खाली बदला भी नहीं है, वो टेरर है। वर्दी पहन के टेररिज्म हो रहा है इस वक्त। उसके खिलाफ खड़े होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश में ये हुआ, कल को सरकार तो बदल जाएगी, निजाम बदल जाएंगे, पुलिस की आदत नहीं बदलेगी। एक बार शुरू हो गया, आज किसी का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा, हर हिंदुस्तानी को उसके खिलाफ खड़े होना होगा। दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम में से जो भी साथी जिस भी तरह यूपी में जहां जा पाए, जो लीगली मदद कर पाए, जो फाइनेंशियली मदद कर पाए, जो मॉरली मदद कर पाए, जो कुछ बोल सके, सब खड़े होइए, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोले तो बाद में बोलने लायक कुछ बचेगा नहीं। सबसे मैं अनुरोध करता हूं, बस अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, सिर्फ 1-2 चीज और कहना चाहता हूं। कल यहां कैंपस लॉ कॉलेज के सामने हम लोग बात कर रहे थे, अपनी रख रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था और बहुत मासूमियत से पुलिस ने एबीवीपी वालों को इजाजत दे रखी थी कि वो बैरिकेड के उस पार खड़े होकर हमें गालियां दे, तो वो गाली वाली दे रहे थे, बीच बीच में भारत मां की जय बोल रहे थे। फिर उन्हें नारे समझ नहीं आए तो उन्होंने कहा वामपंथियों से आजादी, इस अर्बन नक्सलियों से आजादी। सब मैं सुन रहा था,
जब उनका मामला खत्म हुआ तो मैंने कहा बधाई हो, बधाई इस बात की कि जिनके पुरखे देश की आजादी की लड़ाई के वक्त मर्सी पिटीशन लिखने में बिजी थे, वो भारत मां की जय को बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे इन लोगों के हाथ में तिरंगा देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या कि कुछ लोग जिनके कपड़े इस देश के प्रधानमंत्री पहचानते हैं वो तिरंगा नहीं उठाते थे। प्रधानमंत्री जी बताओ तिरंगा कौन नहीं उठाता था? ये नागपुर नहीं उठाया करता था तिरंगा। आपके नागपुर के हेडक्वार्टर में 10 साल तक 40 साल तक आपने नागपुर में तिरंगा नहीं लगाया, क्योंकि आप तो तिरंगे के खिलाफ हुआ करते थे। जब आप तिरंगे को सैल्यूट करते हो प्रधानमंत्री जी, मेरे दिल को बहुत सुकून होगा। मैंने कल ये भी कहा कि आपने इन्हें आजादी बोलना सिखा दिया। वो कहते वामपंथियों से आजादी, अर्बन नक्सलियों से आजादी, लेकिन आजादी 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 बोल रहे थे। ये मार्च जब शुरू हुआ तो हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा आपको एक सलाह दूं, ये आप आजादी आजादी मत बोला करो, आप तो सही बातें बोलते हो लेकिन ये लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता था आजादी तो इस देश की प्रीएम्बल में लिखी हुई है, हमारे संविधान की प्रीएम्बल में आजादी है। आजादी बोलेंगे, दूसरों से भी बुलवाएंगे। और कल जब एबीवीपी वालों ने आजादी आजादी बोला, मैंने कहा अभी तो आजादी सिखाई है, कल को ये इंकलाब भी बोलना शुरू कर दिया। तो मिलके बोलिए मेरे साथ, कल ये बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों ये जो सिलसिला शुरू हुआ है देश के कोने कोने से, ये रुकेगा नहीं। अगला एक महीना, ये जनवरी का महीना है जिसमें 17 जनवरी है, रोहित वेमुला का दिन, उसमें 23 जनवरी है सुभाष बोस का दिन जिसने आरएसएस की कांग्रेस में एंट्री को रुकवाया था, उसमें 26 जनवरी है और उसमें 30 जनवरी है। ये सब हमारे दिन, ये देश खड़ा होगा। देश की आजादी के सारे प्रतीकों को जिन लोगों ने छोड़ दिया है, ये देश उन प्रतीकों को अपनाएगा, यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। और हम बस 3 बात कहते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी साफ घोषणा कीजिए, स्टॉप एनआरसी नाउ, एनआरसी को रोकिए, अब रोकिए। नंबर 2, ये जो CAA है इसे संसद वापस ले। अब संसद का कानून है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा हम कह नहीं सकते। संसद CAA को वापस ले। और तीसरी बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं आपकी इजाजत से, अगर आपको ठीक लगे तो आप बता देना कि बात ठीक लगी या नहीं। इस देश को एक नेशनल रजिस्टर की जरूरत है, मैं मानता हूं। कौन सा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट है, इस देश में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनको जोड़ दो कंप्यूटर पे, आपका बन जाएगा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड की जरूरत है। तो मैं इस देश के युवाओं से जो इस आंदोलन में सबसे आगे आ रहे हैं, आप सबसे अपील करता हूं, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड की हम बात करें। और वो खाली लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट बनने के बाद कुछ करना भी पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है लिस्ट बना के बैठ गए, फिर उसके बाद उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो सही सवाल पे इस देश का ध्यान आएगा। जिन सवालों से ध्यान हटाने के लिए शोशेबाजी हो रही है, उन सवालों पे ध्यान आएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।